ये वो बहादुर हैं इस धरती के जिन्होंने जान दी है आपके लिए। इनकी शहादतों पे, इनकी कुर्बानियों पे किसी को सियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर हर मसले का हल बातचीत में होता, बदर के मैदान को याद रखें, याद करें उसे। इस सरवरे कौनैन क्यों नहीं बातचीत कर ली उस दिन उन्होंने? उधर तो बाप के आगे बेटा खड़ा था, भाई के आगे भाई खड़ा था, कुरैशी के आगे कुरैशी खड़ा था, उम्वी के आगे उम्वी खड़ा था, क्यों नहीं बातचीत करते? अब स्टेटस को नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। डीजी ISPR ने आज पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शहदा की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए आदीदा भी हो गए। कहा कि KP में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ मौजूद है और गवर्नेंस के खला को खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान अपने खून से पूरा कर रहे हैं। इस साल जो ऑपरेशन किया गया है खवारिज के खिलाफ, उसका नतीजा पिछले 10 साल से ज्यादा मस्बत रहा है और हमें नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। और जो भी खवारिज की सहूलत कारी कर रहा है और रियासत के हवाले अगर वो दहशतगर्दों को नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रियासती इदारों का साथ देना लाजिम है और अगर ये काम नहीं किया गया किसी की भी जानिब से तो दहशतगर्दों के साथ सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साथ ही साथ आज जो बॉडी लैंग्वेज देखी गई है वो आप भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इससे पहले जब हमने सुना था कि टाइम एंड प्लेस वुड बी ऑफ आवर चॉइस, तो उसके बाद जो जवाब दिया गया था आपने वो देखा। और आज जो अहमद शरीफ चौधरी साहब की बॉडी लैंग्वेज थी वो भी हर बात खोल खोल कर बता रही थी कि अगर किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की तो उसको किस तरह से जहन्नुम वासिल किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ हमें आज ज्वाइन करें एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब। सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ में शहजाद हुसैन भट्ट साहब से करना चाहूँगी क्योंकि हम इकट्ठे बैठकर ही आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे और तबसरा कर रहे थे कि किस तरह से वो बात की जा रही थी, वो बॉडी लैंग्वेज। भट्ट साहब मैं चाहती हूँ आप रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनीज़े, सबसे पहले बात तो ये है, गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा था कि दहशतगर्दी के खात्मे का वक्त आ चुका है और ये वही दोस्तुमा दुश्मन हैं जो अफगानिस्तान से आकर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं। अब वक्त आ गया है कि इस फितने का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। आज DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने इस चीज़ का फॉलो अप दे दिया है और बहुत आसान ज़बान में उन्होंने तमाम पाकिस्तान को और शरीकों को भी आगाह कर दिया है कि पाकिस्तान की पॉलिसी किस सिमत में जा रही है। यानी कि आसान ज़बान में उन्होंने कहा है कि अब गलती की गुंजाइश नहीं है, दाव गलती गुंजाइश निश्ता, नो चांस फॉर मिस्टेक। 3 बातें सीधी सी उन्होंने आसान ज़बान में कह दी हैं कि सहूलतकार खुद खारजियों को रियासत के हवाले कर दें, उन्हें करना होगा, और सहूलतकार खारजियों के खिलाफ रियासत के साथ मिलकर काम करने दो। तीसरा, अगर दोनों पॉइंट्स आपको पसंद नहीं आ रहा, अगर ऐसा नहीं है तो DG ISPR साहब कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं करना तो सहूलतकार पाक फौज के लिए फिर एक्शन तैयार हो जाए। और मेरी इत्तला के मुताबिक पिछले 24 घंटे से जो एक्शन है वो बहुत तेज भी हो चुका है और शरीकों को आग लग चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि लगता है कि अब हतमी फैसला करने का वक्त जो है वो आ गया है। और फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब ने तो पहले ही ये बात कही थी कि अब दहशतगर्दी के ढांचे को तोड़ने में ताखीर की गई। अगर अब भी ताखीर की गई तो पिछले 2 दहाइयों की जो कुर्बानियां हैं वो ज़ाया हो जाएंगी। अगर इनका सर इस मौके पर कुचला ना गया तो फिर मुस्तकबिल में हमें मज़ीद। और आखिरी 2 लाइनें जो है मुनीज़े मुझे जो समझ आई हैं वो तो सीधी सीधी बात है ना कि वो कह रहे हैं कि अब अफ़गान मेहमानों को वापस जाने पर हुकूमत कहती है कि अब वापस चले जाएं, तो इस पर भी पाकिस्तान में सियासत की जाती है। और आखिरी लाइन वो कहते हैं कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। एक बयानिया इस पूरे मुल्क में होगा। बुनीजे आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। वो जो 3 ऑप्शंस दिए हैं वो भी बहुत वाज़ेह तौर पर कह दिए कि अगर आपके पास कोई रास्ता है तो वो यही है, इसके अलावा हम आपको रास्ता नहीं देने वाले, और अगर आप रास्ते की तलाश करेंगे तो आपके तमाम के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, ज़मीन आप पर तंग कर दी जाएगी। मैं बिला ताखीर एजाज महमूद मलिक साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। सर आपसे जो मेरा सवाल है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ इस दहशतगर्दी के पीछे है, और आप भी ये जानते हैं कि पिछले जो टेन्योर्स रहे हैं
उसमें हुकूमत किस जमात की थी। अब एक बात यह है कि अमन कायम करने में नाकामी पेश आ रही हो और दूसरी बात कि जिम्मेदार होना, ये दो अलग बातें हैं। एक तो हुकूमत जिम्मेदार है या फिर वो अमन कायम करने में नाकाम हो गई है। आप मुझे बताएं कि असल बात क्या है, इसमें से क्या मैसेज डिराइव करें? देखें, मेरे ख्याल में तो शायद ये दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से इस तमाम मिलिटेंसी का जो लॉसेस हैं उसके नतीजे में वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी जगह पे ज़िलाई सतह पे जो फर्स्ट डिफेंस लाइन होती है, जहाँ पर सारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जहाँ पे आके इनके सहूलतकार जो हैं वो अपने सेफ हाउसेस बनाते हैं और जहाँ से फिर ये लॉन्च करते हैं, वो सारे जो चीज़ें हैं वो आती हैं जी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस की डोमेन में। लेकिन हमारा ये लिंक जो है ये हमेशा से वीक रहा है और उस वजह से हमारी मुसल्लह अफवाज को ही सारा काम करना पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में वापस जाएं तो आप ये देखिए कि 2014 में जब हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया और वो बाद में 2 दफ़ा वो उसको मॉडिफाई भी किया गया, तो उसके जो तमाम तर नुकात में से जो पोर्शन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने करना था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेशुमार जानों की कुर्बानियाँ दे के वो पूरा किया और ऑपरेशन ज़रब-ए-हज़्म और रद्दुल फ़साद के नतीजे में हमने तकरीबन ये जो मिलिटेंसी थी उसको उसके अफरीद पे काबू पा लिया। उसके नतीजे में बहुत सारे जो है ये ख्वारिजी जो हैं वो जहन्नम वासिल भी हुए, कुछ जो हैं वो अंडरग्राउंड चले गए और कुछ जो हैं वो उन्होंने अफ़गानिस्तान में पनाह ली, लेकिन वो भी डॉर्मेंट रहे काफ़ी अरसा। अब हुआ ये है कि पिछले 2022 के बाद जब ये अफ़गानिस्तान में हुकूमत आई है तालिबान की, तो उसकी सूरत में उन पाकिस्तानी ख्वारिज को वहाँ पे एक बड़ी अच्छी प्रोटेक्शन, एक बड़ा अच्छी सपोर्ट मिलना शुरू हो गई है। और इसके साथ साथ कपल्ड विद इंडियन रिसर्जेंस, कि इंडिया ने जो है इसके अंदर ट्रेनिंग, वसाइल और जो है फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप वो उन्होंने कई गुना बढ़ा दी है। और वो ख़ास तौर पे अब आप देखें कि ये उनका जो ऑपरेशन सिंदूर हमने जो तहस नहस किया, तो उसके बाद वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हम जारी रखे हुए हैं, तो वो इसी डोमेन में जारी है, ये सब कन्वेंशन डोमेन, जिसमें वो अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में केपी और बलूचिस्तान में हमारे जो है मासूम सिविलियन टारगेट्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। सर, ये तो हो गई ना भारत की बात। मैं एक बार वापस आपको नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ लाना चाहती हूँ। इसमें आप मुझे ये बताएं कि कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट के फ्लॉज की वजह से पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके जवानों का खून बह रहा है मुल्क की हिफाजत के लिए। तो ऐसे में किसी एक शख्स की ज़ात की तस्कीन की खातिर ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि ये सारा तमाशा वहाँ पर लगाया जाए। तो ये बात किसकी हो रही है और क्या वाकई ऐसा है कि वही एक शख्सियत की ज़ात की तस्कीन के लिए ये सारा अमन ख़राब हुआ है केपी में? जी मेरा ख्याल है जी कि हमें इस बात से कते नज़र हमें ये देखना है कि असल प्रॉब्लम कहाँ है। असल प्रॉब्लम जो है वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान डिस्कनेक्ट है और हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना हुकूमत का काम है। अब अगर आप इसको बदकिस्मती कह लें या हालात कह लें कि अगर सूबाई हुकूमत एक ऐसी पार्टी की है जो इस वक्त अपोजिशन में है, तो क्या उसको साथ लेके चलना ही पाकिस्तान के मफाद में नहीं है? सही। हम क्यों ये कहें कि हम जो है उनको भी हम एलिनेट कर दें इस मेन प्रोसेस से? ठीक है। और अगर हमारे पास कोई क्रेडिबल सबूत है कि कोई पार्टी या कोई किसी पार्टी का कोई फर्द अपनी ज़ाती हैसियत में
वो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कोई कदम उठा रहा है या उसको जो है वो किसी तो के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है सर, अगर हम केपी की बात करते हैं तो वहां पर सीएम शिप उसी को ज्यादातर दी जाती है जो कि एक एजेंडा के साथ आता है और वो होता है बानी की रिहाई। तो ये तो हो गया उनका टॉप एजेंडा। सेकंड एजेंडा क्या है फिर? क्या अमन और अमान को सेकंड प्रायोरिटी पर रखा जाता है या वो सेकंड पर भी नहीं आता? देखिए मुनीज़े, आप जो सवाल कर रही है ना, अब तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और शहबाज साहब वाली जो मैंने पहले बात की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वाली बात की, अब तो नो क्वेश्चन अबाउट दैट। अब भाई गाली मुक गई है, सीधी सीधी है कि एट एनी कॉस्ट पाकिस्तान में एक बयानिया होगा, एक अमन होगा। एयर मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब, मैं आपसे सीधा पूछना ये चाहता हूं कि बिल्ली तो थैले से बाहर आ चुकी है। अफगान वजीर खारजा मीर मुत्तकी की भारतीय मनसब से मुलाकात हो गई है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जनाब हम एक दूसरे के भाई भाई जो भाईबंदी है वो भी जफिया शफिया जो है वो डलना शुरू हो गई हैं। ओ भाई, अगर अफगानिस्तान से हम पर हमला हो रहा है तो हम कैसे सुपेयर करेंगे? और आप तो ये देख रहे हैं गुज़िश्ता रात से बहुत सी अफवाहें मार्केट में चल रही हैं कि जनाब हम जो हमारे बच्चों के कातिल है हम उसके घरों तक जाएंगे। तो आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं एयर मार्शल साहब? जी बिल्कुल, देखें जी, ये इस वक्त जो है जो अफगान तालिबान की हुकूमत है काबुल की, वो हम तो उनको अपना ब्रादर इस्लामी मुल्क कहते हैं और हम उनकी लाइफ लाइन सपोर्ट है पाकिस्तान, लेकिन वो लोग जो हैं वो तो आप ये देखिए कि वो पिछले 30-35 सालों से जिस एहसान फरामोशी का वो हमारे साथ सलूक करते हैं, और अब अगर वो हमारे दुश्मन के साथ मिल के जो कोई ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं या ऐसे ऑपरेशनल प्लान को वो जो है सपोर्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की रियासत और कौम के खिलाफ है, तो हमें उनको भी उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जैसे हम अपने दुश्मन को करते हैं। इसके बारे में मैं तो बड़ा क्लियर हूँ जी कि अगर हमें काइनेटिक एप्लीकेशन करनी पड़ती है तो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हमें इस बात का हक हासिल है कि अगर किसी मुल्क के अंदर हमारे खिलाफ वहाँ से कोई कार्रवाई हो रही है तो हमें वहाँ राइट ऑफ प्रीएम्पशन है, और हमारे पास ना सिर्फ ये कि इस चीज़ का कानूनी जवाज़ है बल्कि हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि वो तमाम सहूलत भी है, वो तमाम हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे पास वो फोर्स कॉम्पोजिशन भी है कि हम उन टारगेट्स को जहां चाहें हिट कर सकते हैं। तो हमें बिल्कुल इसके बारे में कोई जो है अभाम नहीं होना चाहिए कि हमने अपने मुल्क के मफाद के लिए, अपने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और उस पर पाकिस्तान की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। एजाज महमूद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके। बात यही है कि अगर अफगान सरजमीन को पाकिस्तान में बदअमनी या दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया गया तो उसके ऊपर DG ISPR ने वाज़ेह कर दिया है कि किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा, खा वो पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान से बाहर कोई सहूलतकारी करेगा तो उसके साथ भी आईनी हाथों से निपटा जाएगा। मजीद भी इस पर बात करनी है, हमारे साथ और भी गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। DGIR अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया है कि आज पाकिस्तान एक बयानी पर खड़ा है, एक नैरेटिव पर खड़ा है, और ये बात भी वाज़ेह है कि भारत अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है और ये बात टॉलरेट नहीं की जाएगी। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा जो कि माहिर है बैनुल-अक़वामी उमूर की। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, और आप ये भी जानती हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, साथ ही साथ अब भारत भी उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे आप बताएं कि फिर ये चीज़ें किस तरह लेकर चली जाएंगी, क्योंकि हर बात तो बातचीत से हल नहीं होती। अगर ऐसा होता तो फिर जिस तरह DG ISPR साहब फरमा रहे हैं तो फिर तो ग़ज़वात भी ना हुई होती। बिल्कुल, और ये जो खारजी हैं इनके साथ तो अहादीस मौजूद हैं कि इनके साथ आप निगोशिएट नहीं कर सकते हैं, इनके साथ आपको टिल एंड जो है वो फाइट ही करना पड़ता है। लेकिन जो आपका सवाल, जो पर्टिनेंट क्वेश्चन है, उसकी तरफ आते हुए हम इस वक्त एक ट्रायंगल हमें उसका सामना है जिसमें टेररिस्ट जो हैं उनको एक सेफ हेवन अफगानिस्तान में दी गई है, उनकी फंडिंग जो है वो हमारे एडवर्सरी जो है वो इंडिया की तरफ से आती है,
और उनको पॉलिटिकल कवर जो है वो ऑन ग्राउंड हमारी ही एक पॉलिटिकल पार्टी दे। तो अब जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो फिर ये फ्लाउट करती हैं उस नेशनल एक्शन प्लान को, जो कि बनाया ही इसलिए गया था कि हमने इस दहशतगर्दी के खतरे से कैसे निपटना है, जिसकी पहली क्लॉज ही ये थी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दहशतगर्दी के बयानिए पे सियासत नहीं करेगी। और सब पॉलिटिकल पार्टीज ने उस टाइम पे 2018 में फिर 2021 में इस पे सिग्नेचर किए थे, सब इसके सिग्नेटरी हैं कि हम दहशतगर्दी के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। लेकिन उसमें फिर बाद में ये हुआ कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो जिसको कि मैं एक कल्ट कहती हूँ, उनका सर्वाइवल जो है वो हाइफनेट हो गया। ये एक जो आपकी जो डिस्टॉर्शन होती है, जो ग्रीवेंसेस की पॉलिटिक्स होती है, जो सूबाई और लिसानी तासुब फैलाने की बात होती है, तो अब टीटीपी को जो है वो पॉलिटिकल पार्टी सूट करती है और उस पॉलिटिकल पार्टी को अपने सर्वाइवल के लिए टीटीपी सूट करती है। और टीटीपी को फंडिंग इंडिया से आती है और रहने की जगह अफगानिस्तान में मिलती है। और बहुत क्लियरली आज DGISPR ने ये पूरा नेक्सस जो है वो बता दिया है, समझा दिया है, सबूतों के साथ दिखा दिया है कि ये सारे का सारा चलता कैसे है। और उसमें पॉलिटिकल जो हमारा जो एडिंग और अबेडिंग है वो ये है कि आप अगर एक प्रोविंस जो है उसकी गवर्नेंस आपकी जिम्मेदारी है तो फिर आप वहाँ पर गवर्नेंस करेंगे, फिर वहाँ पे आप जो है वो लूप होल्स नहीं छोड़ेंगे, वहाँ पे आप चीज़ों को दरपर्दा नहीं करेंगे कि आपके क्राइम्स हैं जो 6-6 साल से पेंडिंग हैं, वो अदालत में मुकदमे चल ही नहीं रहे हैं। वहाँ पे स्मगलिंग से लेकर नारकोटिक्स तक हर चीज़ जो है, एक्सटॉर्शन मनी है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो दहशतगर्दी की जो टेरर फाइनेंसिंग है उसमें हेल्प करती हैं। तो आप कम से कम इसको अपना फायदा मत बनाएं और एक ऐसा सूबा जो इसकी जद में आया हुआ है उसके लोगों पे रहम करें, क्योंकि आप पे ये जिम्मेदारी है, उन्होंने आप पर ये जिम्मेदारी दी है कि आप उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। जी डॉक्टर शाज़िया, और इस हवाले से मुकम्मल स्टैट्स भी आज प्रेजेंटेशन में शेयर किए गए जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी आपसे सवाल बात ये है, सोचे समझे मंसूबे के तहत मैं समझता हूँ दहशतगर्दों और सहूलतकारों को पाकिस्तान में जगह दी गई है और दहशतगर्दी के पीछे गठजोड़ जो है वो मकामी और सियासी पुष्टपनाही भी इसे हासिल है। ये बात मैं समझा हूँ डॉक्टर साहबा जो फरमा रही हैं, लेकिन डॉक्टर साहबा मैं ज़रा आसान ज़बान में आपसे ये सीखना चाहता हूँ कि जो इंटरनेशनल अमूर है आप बड़ी ग्रिप रखती है उस पर, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो मौजूदा हालात है, जो DGISPR ने बात कर दी है, जो अफगानिस्तान के साथ पिछले 24 घंटे में मामला चल रहे हैं, सारे आपके इल्म में है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप हुकूमत को कोई राय देना पसंद करेंगी कि पाकिस्तान में रहकर जो मौजूदा हालात है इससे कैसे निपटना है और अफगानिस्तान से किस तरह डू एंड डाई क्या करना है, आपकी राय क्या है? देखिए, हुकूमत इस वक्त जो है एक तो काइनेटिकली इसके साथ लड़ सकती है, जो कि हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस, हमारी फोर्सेस वो काइनेटिकली इसको कंट्रोल कर रही है। जहाँ पे हम लैक करते हैं, जहाँ पे हमारे अंदर कमजोरी है, वो अगेन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जब हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से लेकर हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे फिर आएगी तो फिर लोग तड़पना शुरू कर देंगे कि जी ये हर काम इन्होंने ही करना होता है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत जो है उसको अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, इससे पहले कि पाकिस्तान को विद इन इटसेल्फ जो है नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए फिर वो आखिरी लम्हे पे वो जिम्मेदारी फिर किसी और को उठानी पड़ जाए। और दूसरी सूरत में अफगानिस्तान के साथ हमें डायलॉग बहरहाल कंटिन्यू करना चाहिए। उनकी एक हुकूमत जो वहाँ पे बनी हुई है सो कॉल्ड, लेकिन उसके सामने भी हमें ऑप्शंस रखनी चाहिए, जैसे कि हमने पॉलिटिकल जो है रिप्रेजेंटेशन के सामने ऑप्शन रख दिए हैं कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे या आप जो है वो खुद जो है वो बैक उस पर चले जाएंगे, या फिर आप देखेंगे कि हम जो है वो भी खुद आगे आकर इन चीजों को खत्म कर रहे हैं। तो आपसे ताउन की उम्मीद की जाती है। डॉक्टर साहिबा, आपको नहीं लगता कि बारहा अगर एक बात समझाई गई है अफगानिस्तान को कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान में बदअमनी के लिए इस्तेमाल हो रही है, ना सिर्फ ये बल्कि आप वो इससे पहले वाला APS वाला इंसिडेंट भी देखें तो ये कोई एक टेन्योर की बात नहीं है, ये काफ़ी पुराना सिलसिला चला आ रहा है, मगर ये शायद लातों के भूत हैं जो बातों से नहीं मान रहे। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसको टेकअप करने के लिए? अफगानिस्तान का डिलेमा ये है कि अफगानिस्तान ने ये
प्रिटेंड कर दिया है सबके सामने कि वहाँ पे सब हंकी डोरी है और उनके हर चीज़ उनके कंट्रोल में। लेकिन ऑन ग्राउंड हकीकत कुछ डिफरेंट है। जो अफगान गवर्नमेंट है इस वक्त वो पूरी तरह से पूरे अफगानिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, मगर वो पॉलिटिकल रीजन से ये मानने को तैयार नहीं है। तो अगर आप ये मानने को तैयार नहीं है तो फिर आप असिस्टेंस लें, फिर आप मदद लें और फिर आप अपने हालात को ठीक करने के लिए, हाउस इन ऑर्डर को करने के लिए कुछ किसी से अगर आपको रहनुमाई या मदद चाहिए तो वो ले लें। और अगर आप कहते हैं कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है और हम हुकूमत बड़े बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं, तो फिर ये हुकूमत जिसके अंदर टीटीपी के जो हैं वो दहशतगर्द ये कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आज DG ISPR ने अपनी प्रेजेंटेशन में भी दिखाया। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अफगानिस्तान के सामने भी यही दो रास्ते रखे जा सकते हैं कि या तो आप ये मान लें कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है तो हम आपको असिस्ट करते हैं, जैसे हम पिछले 20-30 साल से वॉर ऑन टेरर जो है वो लड़ रहे हैं, तो आपकी सॉइल पे आके लड़ना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अगर आप ये नहीं मानते हैं और आप ये कहते हैं कि ये फुली फंक्शनल गवर्नमेंट है, तो फिर आपके साथ एक गवर्नमेंट की तरह निपटा जाएगा। फिर आप जो है आपके साथ जो हम चाइना के साथ बातचीत करके, ईरान के साथ बातचीत करके, तो फिर आपसे भी बातचीत की जा सकती है। डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बात यही है कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत सिर्फ इसी तर्ज पर की जाएगी कि अगर वो टेबल पर बैठकर पाकिस्तान में अपनी जानिब से जो लड़ाई दहशतगर्दी जारी रखे हुए है उससे बैक ऑफ करने, उसको रोकने और दहशतगर्दों का कला कमा करने में पाकिस्तान का साथ देगा। यही एक सूरत है कि उसके साथ बात हो सकती है। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद मज़ीद उमूर भी हैं जिन पर बात करनी है, जिनमें गज़ा अनप्लान है और क्यों अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम नहीं मिला। तो नाज़रीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। और इस्राएली काबीना ने गजा जंग बंदी के मुआहिदे को मंजूर कर लिया है और इस हवाले से अब मस्बत पेशरफ देखने में आ रही है। इसी पर बात करेंगे। साथ ही साथ एक और बात करना बहुत ज़रूरी है। नोबेल प्राइज़ के उम्मीदवार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम नहीं मिला। अब इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद साहब। बिला ताख़ीर शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो गजा अमन प्लान है, क्या ये नाफिजुल अमल हो पाएगा? क्योंकि इसराइल की जो जारहियत है वो तो रुकने का नाम नहीं ले रही, और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ आप देखें कि कितने फ़लस्तीनियों को बेरहमी से मार दिया गया। और अगर ये जो प्लान है गजा अमन प्लान, इसको भी अचीव नहीं किया जाता तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये नोबेल के बारे में वजाहत कर दूं। मैं किसी स्टेज पर भी मुझे ये यकीन नहीं था कि इसको नोबेल प्राइज मिलेगा। मैं समझता ही नहीं कि नोबेल वाले इतने बेवकूफ़ होंगे कि एक आदमी को वो नोबेल प्राइज देंगे। और मैं अब तक जितनी बातें कर चुका हूँ वीलॉग में, उसमें कह चुका हूँ कि इसको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। अच्छा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये जो मिडिल ईस्ट का गाजा का पीस प्लान था, ये पीस प्लान नहीं था। ये सारा, पहले तो ये है कि ये सारा जो प्रॉब्लम चल रहा है पिछले 2 सालों से, ये ट्रंप ने पैदा किया था अपनी पहली टर्म में। ट्रंप इज द बेसिक स्पॉन्सर ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द मिडिल ईस्ट। इसने जब पहली टर्म में आया था, आते ही 2016 में इसने पहला काम ये किया था कि ईरान के साथ जो सलामती कौंसिल के P5 प्लस जर्मनी, यानी 6 मुल्कों ने नेगोशिएट, अमेरिका के कहने पर नेगोशिएट किया था ईरान के साथ, और 9 साल लगे थे उस नेगोशिएशन को। 2006 में शुरू हुई थी और 2015 में कंप्लीट हुआ। एग्रीमेंट साइन हो गया था 2015 में, और बहुत अच्छा डील था। उसमें ईरान पर जो पाबंदियां जो भी थी, रिस्ट्रिक्शंस, वो तस्लीम कर ली थी। लेकिन ईरान का ये कहना था कि मैंने जो है एनरिचमेंट जो यूरेनियम, उसका मुझे
जो एनपीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, ईरान का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि उसके मुताबिक ये उसका इनएलिएनेबल राइट है, बुनियादी हक है। और ये आर्टिकल 4 देख लीजिए, वो देखिए उस पर लिखा हुआ है कि ये इनएलिएनेबल राइट है हर मेंबर स्टेट का, जो कि एनपीटी साइन करती है कि वो यूरेनियम एनरिच कर सकता है पीसफुल मकासद के लिए। और इसने तसल्ली करवा दी थी कि ये इस हद तक मैं करूंगा, लेकिन इसने आते ही, प्रेसिडेंट बनते ही, उस जो डील था, न्यूक्लियर डील को, उसको कैंसिल कर दिया, स्क्रैच कर दिया। उस वक्त ही मुझे खदशा हो गया था कि अब ये मिडिल ईस्ट में एक धमाका होने जा रहा है। ये पहली टर्म की बात है। और दूसरा कदम इसने उठाया था कि वो भी आज तक अमेरिका के किसी सदर को कभी ये गुमान नहीं था कि वो जेरूसलम को इसराइल का दारुल-ए-खिलाफा तस्लीम कर सकता है, क्योंकि जेरूसलम हमेशा से फ़लस्तीन का दारुल-ए-खिलाफा रवायती ट्रेडिशनली तौर पर रहा है। कोई बंदा सोच ही नहीं सकता मिडल ईस्ट में जो फ़लस्तीन की रियासत है वो कंप्लीट हो सकती है। तो कभी अमेरिका के किसी सदर ने, मगर इसने वो कदम उठाया। सिर्फ नेतन्याहू, पहले नेतन्याहू की ख्वाहिश पूरी की इसने न्यूक्लियर डील ख़त्म करके ईरान के साथ, दूसरा फिर नेतन्याहू की ख्वाहिश पूरी की इसने जो है जेरूसलम को दारुल-ए-खिलाफा तस्लीम करके, और फिर तीसरा कदम इसने उठाया था वो भी नेतन्याहू को खुश करने के लिए, और वो था अब्राहम अकॉर्ड्स। उसके मुताबिक इसने कहा कि मैं ये अरब की खलीजी रियासतों और बड़े और मुसलमान मुल्कों से तस्लीम करवाता हूँ। तो उस वक्त ही डिड मैनेज, जो कतर हुआ, बहरैन हुआ, सूडान हो गया, मोरक्को हो गया, लेकिन सऊदी अरब ने नहीं रिकग्नाइज किया। सऊदी अरब ने कह दिया कि जब तक कोई बड़ा मुस्लिम मुल्क रिकग्नाइज नहीं करेगा मैं नहीं तस्लीम कर सकता। तो इस तरह इस कश्मकश में इसकी वो एक टर्म खत्म हो गई और 2020 तक आ गया। इस दौरान मगर इस टर्म में, सेकंड टर्म में, इसने ईरान पर खुद बमबारी की ट्रंप ने, यानी B-52 कौन कौन के बमबार तैयारों के साथ, यानी ये अमन का नोबेल प्राइज चाहता है मगर जंगें लड़ रहा है। जंगें शुरू करके फिर पीस करवाता है, आर्टिफिशियल पीस। फ़लस्तीन की सारी का जिम्मेदार ये है, और अब आके कहता है मैंने पीस करवा दिया। पीस खाक है। ये जो 20 पॉइंट थे वो बुनियादी तौर पर एक रोड मैप था जो नेतन्याहू का कारंदों का बनाया हुआ था, जो ज़ायनिस्ट था, एक इसका दामाद है इसका अपना ट्रंप का, और दूसरा वो स्टीव विटकॉफ है। ये सारे ज़ायनिस्ट इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने वो 20 पॉइंट का एक प्लान बनाया था कि किस तरह फ़लस्तीन रियासत को हमेशा के लिए वाइप आउट करना है, किस तरह हमास को ख़त्म करना है। लेकिन वो उन्होंने नहीं छोड़ना। मैं बता दूं, अभी भी मैं, ठीक है, वो बहुत अंडर प्रेशर हैं। 67,000 फ़लस्तीनी मार दिए हैं, यानी जेनोसाइडल मैसेकर हुआ। ये असली मानों में जो जर्मनी में हिटलर ने या यहूदी उन्होंने जो किया था इनके खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, तो वो ये यहूदी जो हैं आज ये फ़लस्तीनियों के खिलाफ हॉलोकॉस्ट कर रहे हैं। दिस इज द हॉलोकॉस्ट बेसिकली जो हो चुका है। इससे जेनोसाइड ये है। लेकिन आप ये देखिए ना कि इसराइल के जो मकासद थे वो तो इसराइल ने हासिल ना किए, और वो तो यरूशलेम था उसका टॉप एंड सोल एजेंडा, ना कि मग़वियों को वापस लेना। तो जब तक वो अचीव ही नहीं किया जो उसका टारगेट था, तो फिर क्या वो बाज आएगा? जैसा कि आपने खुद कहा कि 7 अक्टूबर को इसका आगाज़ हुआ, और 9 अक्टूबर की अगर आप बात करें तो कह दिया गया था फ़लस्तीन की जानिब से कि आप अपने मग़वी ले लें जो हमने अभी लिए, और ये बात ख़त्म करें, आप वापस जाएं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मज़ीद वो आगे आए। देखें, बात क्लियर है, फ़लस्तीनी जो हैं वो इस तरह सरेंडर नहीं करेंगे। ये ख़त्म नहीं होगी। फ़लस्तीन की रियासत जो है ना, असल तो वो थी जगह यहाँ जो ये बालफोर डिक्लेरेशन करके अंग्रेज़ों ने सारी चालबाजियाँ चली हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ये सारा कुछ अंग्रेज़ों ने आके ये इसका इसराइल यहाँ है, इसराइल को तो नामो निशान भी नहीं था यहाँ पे, फ़लस्तीनियों की रियासत थी, ये अंग्रेज़ों ने आकर शुरू किया था। लेकिन अब ये है कि जो भी नेतन्याहू ने करना था वो कर लिया। अब जो है इससे आगे सिर्फ ये मलिया मेट कर देना कि जो कहता है ना, जिस तरह ट्रंप ने भी वादा दिया कि मैं इसको सबक सिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा,
इस तरीके से अमन नहीं बन आता। कता कलामी की माजरत, लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी हमारे साथ इसी सेगमेंट में मौजूद है। मैं चाहती हूँ भट्ट साहब से भी कुछ पूछ लिया जाए। भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप मौजूदा हालात भी देख रहे हैं। ऐसे में अमरीकी सदर का दावा था कि अमन नोबेल मुझे मिलना चाहिए, मैंने कई जंगें रुकवाई हैं, लेकिन ये इनाम ना देने के लिए जो रीज़न सामने रखे गए वो यही थे कि इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इनखला कर लिया। उसके बाद पेरिस अकॉर्ड का भी मामला सामने रखा गया और कहा गया कि ये तो वो शख्सियत है जो अपने पुराने दोस्तों के ऊपर सख्तियां लेकर आ रहा है, ट्रेड के हवाले से तंगी कर रहा है, भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, तो ही डोंट डिजर्व दिस नोबेल प्राइज। आपको क्या लगता है? देखिए मुनीज़े, ट्रंप का जो बात आप कर रही हैं, उसको नोबेल प्राइस की बात कर रही हैं, इनाम की बात कर रही हैं, वो तो ख्वाब उसका चकनाचूर हो गया है। ट्रंप की कहानी तो यहाँ आके ख़त्म हो गई है। और ये स्वीडन एक कंट्री है जिसमें 10 दिसंबर को स्टॉकहोम और ओस्लो में जो 2 मुख्तलिफ तकरीबात होंगी, ये वहाँ पर जाके अभी 10 दिसंबर को ये इनामात मिलने हैं, लेकिन अनाउंसमेंट पहले हो जाती है। अच्छा, जो ट्रंप फारग हुआ बीच में से, उसने याद रखे 2 बातें बड़ी सख्त कही थी। एक, उसने कहा था कि ये हमारे मुल्क की और ट्रंप की और अमेरिका की बहुत बड़ी तौहीन है, ये ट्रंप ने कहा था। और दूसरी बात उसने कहा था कि मैं नेक्स्ट टाइम फिर भी आऊँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कमाल खेला है शतरंज की बाजी पाकिस्तान इस मौके पर। पाकिस्तान ने इसराइल के साथ मुखालफत करते हुए जिस तरह ट्रंप को रखा साथ और ट्रंप को कहा कि जी आप नोबेल प्राइज इसको दे दे। जैसे अभी शमशाद साहब फरमा रहे थे कि बाजार सबको पता था कि इनाम नहीं मिलना। इसमें पाकिस्तान की सिफारतकारी जो है मैं समझता हूं कामयाब हुई है। लेकिन मेरे से ज्यादा अक्लमंद है शमशाद साहब। शमशाद साहब, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या ये जो नोबेल प्राइज इनाम ट्रंप साहब को नहीं मिला है, तो इसकी मुझे तो जो समझ आती है कि इसराइल है वजह, जो इसराइल में वो कर रहा था उसकी वजह से ये सारी शिकस्त हुई है। एम आई राइट और रॉन्ग सर? देखिए, इसराइल वो कुछ कर रहा था जो ट्रंप चाहता था, और ट्रंप वो कुछ कर रहा था जो नेतन्याहू चाहता था। बस अब आपका जवाब मैं इन 2 फिक्रों में दे दिया है। अच्छा सर, एक और बात बहुत ज़रूरी मैं चाह रही थी कि आपसे पूछी जाए। काबुल में जो धमाके सुने गए वो तो एक तरफ, लेकिन उसके साथ साथ भारत ने ये ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान में अपना सफारत खाना खोलेगा। इस अमल को आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, इसमें आपकी सिफारतकारी का चैलेंज दरकार है। आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। अमेरिका जो है ना, वो दुनिया की बड़ी ताकत है, लेकिन उसके साथ उनको पता है कि उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट का काम करना है, वर्ल्ड वाइड पावर का, लेकिन उसके बावजूद उनको जिम्मेदारी दिखानी है दुनिया में। तो उसी तरह पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर ताकत होने की वजह से हम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। आपको हुक्मरानियत का चैलेंज है, फैसले अच्छे करें, लोगों में तालीम लाइए, अस्पताल दीजिए, इलाज के लिए जितनी गुर्बत फैली हुई है KPK में या बलूचिस्तान में, उसको ख़त्म कीजिए। ये मसाइल हैं जो हुकूमतों को करने हैं। बहुत शुक्रिया आपका। शमशाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि वो सफारतकार रहे हैं और उनका मानना ये है कि जो ममालिक हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या दीगर ममालिक हैं, उनके साथ ताल्लुकात को ख़राब नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सफारती सतह पर ताल्लुकात को बहाल रखना चाहिए। और वो ममालिक जो पाकिस्तान, जिनका जिक्र कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर उनको उसी तरह से टेकअप किया जाना चाहिए जिस तरह से रियासत की पॉलिसी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।